नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको भगोड़ा आर्थिक अपराधी के बारे में जानकारी देंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है। विशेष अदालत भारत या विदेश में अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को जब्त कर सकती है। आवेदन पर सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है। आरोपी भगोड़ा तब घोषित किया जाता है जब उसने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है या अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया हो। जब तक आवेदन विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है, अधिकारी किसी आरोपी की संपत्ति को अंतरिम रूप से कुर्क या नीलाम कर सकते हैं। भ्रष्ट संपत्ति को अपराध की आय माना जाता है और इसे 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन कर करके हमें राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। आर्थिक अपराध भगोड़े से जुड़े कानूनी विषय पर अगर आप कोई सहायता चाहते हैं तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-6127-937, 6127-938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ऋषिपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्थिक अपराध के भगोड़ों के कानून फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 कब और क्यों लाया गया और इस कानून का मकसद क्या है? देखिए, आर्थिक अपराध जो अधिनियम है और आर्थिक अपराध अब हमारे देश में पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गया है। जो आर्थिक अपराध और आर्थिक अपराध का जो प्रभाव है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो भी बहुत गहरा और बहुत ही दूरगामी प्रभाव है। जहाँ पहले अब से 20 साल या 30 साल पहले कुछ लाखों रुपए के अपराध होते थे, अब लोगों ने लाखों करोड़ रुपए के अपराध जो हैं लोगों ने किए हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये लगा कि ऐसा नियम लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर आर्थिक अपराध से संबंधित जो ये इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, क्योंकि पहले जो आर्थिक अपराध था, अगर आर्थिक अपराध को अगर माना जाए तो वो उसको चीटिंग के अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक चीटिंग है, धोखा देना है। चीटिंग अपने आप में जो अपराध था इसमें मैक्सिमम सजा जो थी 7 साल थी। लेकिन चीटिंग के बाद जो आर्थिक अपराधी जो थे, जो बड़े पैमाने पर जब आर्थिक अपराध करते थे और करते हैं, जिनसे जो बहुत बड़ी तादाद में जो फाइनेंस होता है, जो फंड होता है, वो बैंकों का या फाइनेंशियल कंपनीज का या सरकार का, वो फंड जो है जो फंस जाता है, तो अपने आप में बहुत गहरी स्थिति थी। तो इसलिए ये नया आर्थिक जो अपराध नियम लाया गया जिसके अंदर बहुत सारे अधिकार जो हैं वो सरकार को दिए गए। पहले जो अधिकारी थे, जो मुलजिम थे, कि बहुत सारे कानूनी जो नुक्ते थे उनका सहारा लेके बच जाया करते थे, अपनी संपत्ति को किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया करते थे, बेच दिया करते थे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नया कानून लाया गया। जी ऋषि जी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी का अर्थ क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, ऐसे आर्थिक अपराधी जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध किया, जैसे मान लीजिए बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन ले दिया या शेयर बाजार में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, या और किसी तरीके से बहुत आर्थिक अपराध किया, और वो आर्थिक अपराध करने के बाद वो इस देश का जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है, जो उसकी सीमा है, उसकी सीमा से वो भाग गए। यानी कि अब वो जो हमारी सरकार है और जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था से की पहुंच से वो बाहर चले गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों को आर्थिक भगोड़ा माना गया, यानी कि क्योंकि वो हमारी जो रीच है, हमारी जो कानूनी पहुंच है, उससे बाहर निकल गए। जी,
तो ऐसे अपराधियों को विशेष तौर पे अब जो कानून है वो भी बहुत सख्ती से लेता है। जब आर्थिक अपराध जो भगोड़ा कानून लाया गया है तो उसके अंदर बेल मिलना, उसके अंदर जो और सुविधाएं मिलना, जो पहले चीटिंग के मामलों में बेल मिल जाया करती थी, ठीक है चीटिंग का मैटर है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए कि हाँ कुछ समय बाद बेल मिल जाया करती थी, लेकिन नए नियम आने के बाद बेल मिलना जो है अपराधों बहुत मुश्किल हो गया है और अपराधियों को जहां भी जिस भी सीमा में जाते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है। जी ऋषि जी, अगर बात करें उन अपराधों की कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं? देखिए जैसे नाम से जाहिर है, हाँ। ऐसा अपराध जिसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी या फंड या मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें ज्यादातर अपराध की जो बात होती है, ज्यादातर अपराधी जो पिछले कुछ समय से देखे गए हैं वो एक कैटेगरी पे ये है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक्स हैं, बैंक से उन्होंने करोड़ों रुपए का लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले लिया, हाँ। और लोन लेने के बाद उन लोगों ने लोन को चुकाया नहीं और उनकी संपत्ति, जब उनकी संपत्ति को बाद में जब बैंक कुर्क करता है तो उसकी वैल्यू जो है उनके लोन से बहुत कम आती है। तो ऐसी स्थिति में जो बैंक का घाटा है वो बैंक का घाटा चुकाने के लिए कोई नहीं, अपराधी वहां से भाग चुका है। हाँ। तो आर्थिक अपराध की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है तो वो है कि बैंकिंग जो लोन लेती है। दूसरा जो शेयर बाजार होता है, मनी मार्केट होती है, मनी मार्केट में बड़े पैमाने पर ये व्यवस्था चलती है कि भाई उसमें मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई और किसी तरह से जो शेयर का भाव है उसको मैनिपुलेट किया गया किसी भी तरीके से, जिसके अंदर जो विक्टिम्स हैं, जो लोग हैं, बैंक हैं, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, उनका आर्थिक रूप से नुकसान होता है, हम उसको आर्थिक अपराध की श्रेणी मानते हैं। जी बिल्कुल ऋषि जी। ऋषि जी, अगर बात करें उन हालातों की कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता हो, ऐसे कौन से हालात होते हैं जब उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है? देखिए सबसे पहले जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी या एफआईआर दर्ज होती है, हाँ। तो सेक्शन 41(1) का उसको नोटिस दिया जाता है कि आपका भी पक्ष आप जान सकते हैं, अपना पक्ष आप बता सकते हैं और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो आपका पक्ष भी सुनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर विक्टिम ने ये कह दिया कि आपने चीटिंग करी है तो ये माना जाएगा आपने चीटिंग करी है जी। और जब वो उस नोटिस देने के बाद भी पुलिस के पास नहीं आता तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, उसके वारंट इशू कराने के लिए जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जो है एप्लीकेशन लगाती है। तो पहले उसके वारंट इशू होते हैं, बेलेबल वारंट होते हैं। जब वो बेलेबल पे नहीं आता तो नॉन बेलेबल होते हैं। जब नॉन बेलेबल वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे होते, नहीं उसको पहुंच पा रहे होते, उसको पकड़ा नहीं जा रहा होता, तो अगली कार्रवाई जो होती है वो भगोड़ा होने की होती है, जिसके अंदर 82 और 83 कार्रवाई होती है, 82 सीआरपीसी की, 83 सीआरपीसी की, कि उसको एक प्रोसीजर के तहत जो है उसको भगोड़ा घोषित किया जाता है। उसके अंदर उसके घर के बाहर एक नोटिस लगाया जाता है, उस पर टाइम दिया जाता है, उसके बाद अखबार के अंदर वो सूचना निकाली जाती है। उसके बाद ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने ये जानते हुए कि उसको प्रोसेस में कोर्ट में पहुंचना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने पहुंचना है, फिर भी वो अपने आप को छुपा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको उस व्यक्ति को माना जाता है कि वो व्यक्ति अपराधी जो वो भगोड़ा है और वो आर्थिक भगोड़ा की श्रेणी में आता है। जी ऋषि जी, भगोड़े और अपराधी में कितना अंतर है, क्या अंतर है? देखिए अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझे, हाँ। जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूज और कन्विक्ट, इसको या उर्दू में बोलते हैं मुजरिम और मुलजिम, या हिंदी में बोलते हैं दोषी और दोषसिद्ध। अगर किसी ने दोषी है, अभी मान लीजिए किसी आदमी ने कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ की है तो वो दोषी है, हाँ। वो अपनी बात को कोर्ट में जाके कह सकता है कि भाई मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध नहीं किया, और अल्टीमेटली जब कोर्ट उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट उसको वो दोष सिद्ध करता है या कन्विक्ट करता है। लेकिन इन सब होने के बाद या कई बार दोष सिद्ध होने के बाद अपील में जाने के बाद भी अपराधी वहां से भाग जाता है, हाँ। यानी प्रोसेस, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से, उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब भी उसको, अगर वो बेल पर है और बेल के बाद वो गायब हो गया, या मान लीजिए उसको पुलिस नोटिस भेज दिया, वो नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसीजर के तहत, यानी एक पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले वारंट इशू होता है, वारंट के बाद भी जब वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आता तो फिर चस्पा होता है, उसके बाद नोटिस लगता है, फिर अखबार के अंदर निकलता है, हाँ। और उसके बाद इन सब होने के बाद उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित माना जाता है। ऋषि जी, निदेशक और अफसरों के अधिकार क्या हैं? देखिए किसी भी कंपनी में जो निदेशक होता है और अफसर होता है, अफसर तो एक कर्मचारी होता है जो काम करता है और जिसको तनख्वाह मिलती है,
लेकिन वो निर्णय नहीं लेता। जी। जो निदेशक होता है, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, उसको निर्णय का अधिकार होता है। हाँ जी। वो निर्णय लेता है और उस कंपनी पर या उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी उस निदेशक के ऊपर होती है। अगर उसमें मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस अपराध की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे आती है, क्योंकि वो उसके निर्देश के अंदर हुआ है। वो ये नहीं कर सकता कि मेरे निर्देश में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा 138 का जो 138 के मैटर होते हैं जिसमें चेक बाउंस के केस भी होते हैं, उन केसेस के अंदर भी क्या होता है कि अगर जो निर्देशक होते हैं वो निर्देशकों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कंपनी को संभालने की, तो उससे संबंधित अगर उसके फायदे उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, तो उसकी जितने भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों में उनकी भागीदारी होती है। उस निर्णय की से वो बच नहीं सकती, उनको का जवाब देना होता है। इसलिए जो कोई भी अफसर है, जिसमें काम करने वाला जो कोई व्यक्ति है, वो केवल अपने आप को कह सकता है कि मुझे तो इस बात का आदेश दिया गया, उस आदेश को, उस निर्णय को मैंने आगे स्वीकार किया और काम किया। निर्देशक ही है उसकी कंपनी के अंदर जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि कोई अपराध हो रहा है, और हो रहा है तो उसकी जानकारी दे। अगर वो नहीं देता तो ऐसी प्रिजम्पशन होती है, माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस अपराध में लिप्त है। जी ऋषि जी, आर्थिक अपराधी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कई बहुत बड़ा नुकसान सरकार को पहुंचाते हैं, तो सरकार उस नुकसान का भरपाई करने के लिए जो संपत्ति होती है अपराधियों की उसे जब्त करते हैं। तो उससे जुड़ा नियम या कानून क्या है? साथ ही साथ जब इसको लेकर तलाशी और उस दौरान मिली वस्तुओं की जब्ती होती है तो उसके नियम कानून क्या है? देखिए, पहली स्थिति तो जैसे आपने पूछा कि जब भी अपराधी कोई आर्थिक अपराधी करता है तो उसकी संपत्ति की जब्ती होती है। हाँ। तो संपत्ति की जब्ती तो होती है, लेकिन अधिकांश जितने केसेस होते हैं, आप समझ लीजिए आर्थिक अपराधी की जो संपत्ति है वो हमेशा जो उसने अपराध किया है, जो क्लेम गवर्नमेंट का है या बैंक का है, उससे हमेशा बहुत कम होती है। जी। अगर उसकी संपत्ति की कीमत ज्यादा होती तो वो कभी भागता नहीं। जैसे विजय माल्या है और नीरव मोदी है, इनके जितने इनके लोन हैं उनकी तुलना में इनकी संपत्ति बहुत कम है। तो पहले जो अब नियम थे उनके तहत क्या है कि ये संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया करते थे, किसी और को बेच दिया करते थे, या पत्नी को ट्रांसफर कर दिया, किसी और को कर दिया, तो वो कहते थे ये तो हमारी निजी संपत्ति है, इसका कंपनी से लेना देना कुछ नहीं है या अपराधी से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अब जो नया नियम है उस नए कानून को बहुत विस्तृत कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति जब्त होती है तो वो आसानी से उसको ट्रांसफर नहीं करते, और अगर ट्रांसफर कर भी दिया है तो पूरी इंक्वायरी होती है और वो सारा का सारा ट्रांसफर जो है वो रद्द हो जाता है। जी। दूसरा जो सवाल आपका था जो तलाशी संबंधित था, हाँ। अब जो पीएमएलए के अंदर भी और दूसरे कानून के आर्थिक अपराधों के अंदर भी जो एजेंसीज हैं उनको अधिकार ज्यादा दिए गए हैं कि अब वो जब माली तलाशी लेने जाती हैं तो उनको अधिकार है कि वो दरवाजे भी तोड़ सकते हैं, ताला है उसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद की संपत्ति जब तलाशी लेते हैं तो उसके बाद जो सीआरपीसी के नियम होते हैं कि 5 पंचों को बुलाना आवश्यक है, 5 लोगों के सामने जो भी जब्ती होती है उस जब्ती का पंचनामा बनाया जाता है। उस पंचनामे में वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, और जो पंच होते हैं जिनके सामने वो ऐड किए जाते हैं उनके साइन किए जाते हैं। जी। तो ये सारी प्रोसीजर जो सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोसीजर है, हाँ। वही प्रोसीजर जो ऑलमोस्ट पीएमएलए में थोड़ा सा और प्रोसीजर को में और एजेंसियों को थोड़ी सी और शक्ति दे दी गई है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोसीजर जो जब्ती का और उस पर तलाशी का वही है। जी ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतर कानूनी जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।